प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मनुष्य का प्रकृति और पर्यावरण से अटूट रिश्ता है। मनुष्य प्रकृति की उपज है और पर्यावरण उसके स्वस्थ जीवन का आधार। स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छ तथा स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण की आवश्यकता होती है, मगर आज सुख सुविधाओं के लिए पर्यावरण का दोहन और उसे प्रदूषित करने की मनुष्य की चेष्टा एक भयावह भविष्य को आमंत्रण दे रही है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध हवा और पानी अनिवार्य है, मगर सच तो यह है कि आज हमें ये दोनों ही चीजें सही अर्थों में मयस्सर नहीं। आज हमारे आसपास का पूरा वातावरण ही पर्यावरण प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। वन विनाश, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण जिस प्रकार लगातार जारी है, वह मनुष्य के अस्तित्व पर मंडराते खतरों के संकेत हैं। जगह जगह फेंके गए कूड़े कचरों के सड़ांध से हवा सबसे अधिक मात्रा में प्रदूषित होती है। इन कूड़े कचरों से मनुष्य के स्वास्थ्य को सीधे हानि पहुंचाने वाली गैसें निकलती हैं, जो कई प्रकार के रोगों को जन्म देती हैं और पर्यावरण में विषैले तत्वों का समावेश होता जाता है। कूड़े कचरे में इन दिनों सबसे अधिक मात्रा घरों में उपयोग के बाद फेंकी गई पॉलीथीन की होती है। पॉलीथीन आज पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि कूड़े कचरों के अन्य तत्व तो एक समय बाद नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, किंतु पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होती और वे मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर सीधा प्रभाव डालती हैं। शहरों में पॉलीथीन बड़े छोटे नालों के बहाव में भी अवरोधक का कार्य करती हैं, जिससे नालों का गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है। नगर निगम अपने नियमित सेवा कार्य में अपने ढंग से कूड़ा कचरा उठाने का कार्य तो करता है, मगर नियत स्थान पर कूड़ा न फेंककर जहां तहां फेंक देने की लापरवाही हमेशा उसके लिए सिरदर्द बनती रहती है। नतीजा, पूरे शहर की समुचित सफाई शायद ही कभी हो पाती है। पर्यावरण से हमारे यहाँ जो बीमारी हो रही है, पहले पर्यावरण है क्या? पर्यावरण दो तरह से हो रही है। एक हो रही है प्रदूषण धुआं के द्वारा, जो हम फैला रहे हैं गाड़ियों के द्वारा या इंडस्ट्रीज के द्वारा। दूसरा पर्यावरण का कारण है हमारे यहाँ नाला, जिसकी प्रॉपर व्यवस्था हमारे सरकार या प्रशासन नहीं कर पा रही है। नाला का जल जमाव। दूसरा है पानी जो हम आप पी रहे हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके पानी नहीं मिलता है। विदाउट ट्रीटमेंट पानी मिल रहा है, जिससे घाटा है। ये तो पोल्यूशन हो गया आपका, जो पोल्यूटेड कर रहा है, इन सब चीज़ों से पोल्यूटेड हो रहा है। इनसे डिजीज जो होती है, पोल्यूशन से आपका डिजीज पैदा होता है। जैसे दो तरह के मुख्यतः हमारे यहाँ डिजीज हो रहा है। एक हो रहा है वाटर बोर्न डिजीज, दूसरा हो रहा है नाला जो गंदगी जमा होती है उससे, और तीसरा हो रहा है रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी सांस की बीमारी। सांस की बीमारी से मुख्यतः आज बीमारी लगातार बढ़ रही है। पहला है उसमें दम्मा, दूसरा है गंदगी से धुआं से एलर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एलर्जिक डिजीज। ठीक है। तीसरा है वो दम्मा के बाद टीबी भी आजकल हमारे यहाँ आ रहा है, और टीबी बहुत भयंकर रूप से फैल रहा है। दम्मा एंड टीबी। तीसरा रूप होता है निमोनिया का, जो भी सांस की बीमारी है। निमोनिया भी लोगों में हो रही है, खासकर बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है अभी, और बूढ़ों में। इससे नियंत्रित पाने के लिए हमको धुआं और पे नियंत्रण करना होगा कि धुआं कैसे बचा जाए, उससे लोगों को भी सुझाव देना है कि कैसे बचें हम उससे। दूसरा है इससे आपको गंदगी पानी से जो हो रहा है, पानी से बीमारी होती है, गैस्ट्रिक की ज़्यादातर बीमारी हो रही है, जिसमें कि डायरिया, कॉलरा ज़्यादातर अभी आ रहा है हमारे यहाँ। और ये मच्छर का कारण हमारे यहाँ नाला है।
जहाँ जल जमाव होगा, गंदगी होगी, वहाँ मच्छर होता है और मच्छर से मलेरिया, कालाजार, इस सारे चीज़ों का से हम लोग भुगत रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में नगर की आबादी के साथ ही उद्योगों तथा कल कारखानों और वाहनों की संख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। कल कारखानों, वाहनों, ताप बिजली घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं में अनेक विषैले तत्व होते हैं। वायु को प्रदूषित करने वाला सबसे घातक तत्व है धुआं। हर रोज विभिन्न फैक्ट्रियों की चिमनियां लगातार धुआं उगलती रहती हैं। औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर पुनः वर्षा के जल के साथ घुलकर पृथ्वी पर पहुंचती हैं तथा गंधक का अम्ल बनाती हैं, जो प्राणियों और उपजाऊ मिट्टी दोनों के लिए हानिकारक हैं। सही समय पर मोबिल चेंज करें, सही समय फिल्टर चेंज करें और उसका मैकेनिकल पूरा ओके हो, इंजन वगैरह का मतलब चाल सही रहे, गाड़ी मतलब वेल मेंटेन में रहे। यही सबसे प्रदूषण हम लोग नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इससे जो है पेड़ पौधे का नुकसान होता है, आदमी के नुकसान होते हैं, इससे बीमारियां फैलती हैं, बहुत तरह से इससे मतलब प्रदूषण होते हैं सर। हम लोग नियंत्रण करते हैं, जो समय से मतलब इसको मशीन एक आती है इसका, उससे हम लोग जांच करवाते हैं और उससे हर एक महीना पे प्रदूषण का बोर्ड मतलब हम लोग का कार्ड मिलता है, उस गाड़ी में लगाते हैं और नहीं लगाने पर सरकार की तरफ से जुर्माना भी होती है। यही सब करते हैं हम लोग, बराबर मतलब चेकअप गाड़ी का होना ज़रूरी रहता है। इसी से हम लोग कंट्रोल करते हैं, पूरे बराबर शहर में प्रदूषण कंट्रोल होता है। यही सब चीज़ है, इसी सब से हम लोग गाड़ी को नियंत्रण करते हैं। गाड़ी का मोबिल, पानी, इसका फिल्टर, इसका पाइप, तेल वगैरह हमेशा चेक चाक करते रहते हैं। धुआं कम रहने के लिए ही हम लोग मैकेनिकल चेकअप करवाते हैं। अगर नहीं करेंगे तो पूरा प्रदूषण मतलब लगेगा जैसे कोई पंपिंग सेट चल रहा है, ट्रक रहती आटा चक्की का धुआं जो देता है उस टाइप का चलना शुरू हो जाएगा। आप पीछे से जो आदमी रहेगा उसको नज़र नहीं आएगा, आँख में मतलब जलन टाइप का लगेगा, उससे बीमारी होगा, कैंसर, टीबी इससे हो जाता है, बहुत सा बीमारी हो जाता है। सरकार जो CNG भी अभी इस्तेमाल कर दी है, डीजल हटा करके CNG गैस पर गाड़ी निकाल दी है, उससे प्रदूषण कम होता है। बड़े बड़े शहर में CNG गाड़ियाँ ही चल रही हैं। शहर में विभिन्न प्रकार के वाहनों से भी हर रोज भारी मात्रा में धुआं निकलता है, जिसमें क्लोराइड की मात्रा होती है, जो पौधों से उसका हरापन चूस लेते हैं। अपने स्वच्छ पर्यावरण के प्रति लापरवाह लोग लकड़ी, कोयले, कागज और टायर भारी मात्रा में जलाते रहते हैं। इससे निकलने वाले धुएं से हर रोज वायु प्रदूषित होती है। यह प्रदूषित वायु हमारी सांसों में समाकर फेफड़े और श्वसन संबंधी अनेक रोग उत्पन्न करती है। धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यंत विषैली गैस है, जो रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलकर उसकी ऑक्सीजन क्षमता कम कर देती है, जिस कारण रक्ताल्पता, हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग आदि रोग पैदा होते हैं। दोषपूर्ण भ्रूण विकास भी इसी विषैले धुएं की देन है। धुएं में उपस्थित फॉर्मोल्डिहाइड से आंख, कान व गले में जलन और खुजलाहट पैदा होती है। यह फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाती है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी कार्य तो चल रहे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बना हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है आम आदमी का पर्यावरण के प्रति सजग होना। एक व्यक्ति पोल्यूशन को, पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयासरत रहे, वृक्षारोपण करे, तो हर एक घर से
समाज से पर्यावरण को बचाया जा सकता है, जो कि राष्ट्रीय क्या पूरे दुनिया को के बचाने में, उसको पर्यावरण से मुक्त करने में अहम भूमिका एक व्यक्ति भी निभा सकता है, एक परिवार भी निभा सकता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इसके लिए प्रयास करता हूँ और जो भी गंदगी घर की होती है उसको कंपोस्ट के रूप में गड्ढे में डाल करके कंपोस्ट के रूप में तैयार भी करवाता हूँ, ताकि बगीचे में और इत्यादि जगह पर उसका इस्तेमाल कर सके। वो प्रयास मेरा रहता है। ये समाज को भी मैं बताता हूँ, जो अगल बगल के लोग हैं समाज में, जो मेरे रिश्तेदार भी हैं, सबों को मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी इस काम को करें। केवल सरकारी स्तर पर काम नहीं किया जा सकता है। सरकारी स्तर पर पोल्यूशन को रोक करके नहीं, पोल्यूशन कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आम व्यक्ति को इसमें जुड़ना होगा, तभी ये काम संभव भी है और इसमें बहुत इजी है। इस काम को किया जा सकता है, बहुत इजीली किया जा सकता है और केवल थोड़ा सा ध्यान दे देना है। थोड़ा एक पेड़ लगा लें, कुछ सफाई पर ध्यान दें, पानी को पर थोड़ा ध्यान दें, गंदगी कूड़े को बचावें। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है, साउंड पोल्यूशन है, उससे अपने गाड़ी को, अपने सवारी को बचा के रखें। तो काफ़ी तरीके से इसको बचाया जा सकता है, जो इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से इस काम को किया जा सकता है। जल सभी प्राणियों के जीवन के लिए एक अनिवार्य वस्तु है। पेड़ पौधे भी आवश्यक पोषक तत्व जल से ही ग्रहण करते हैं। जल में अनेक कार्बनिक, अकार्बनिक खनिज तत्व व गैसें घुली होती हैं। यदि इन तत्वों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो जल हानिकारक हो जाता है। पीने योग्य जल का प्रदूषण रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, विषाणु, कल कारखानों से निकले हुए वर्जित पदार्थ, कीटनाशक पदार्थ और रासायनिक खाद से हो सकता है। ऐसे जल के उपयोग से पीलिया, आंतों के रोग और अन्य संक्रामक रोग हो जाते हैं। नदी तटवर्ती नगरों में लोग भारी मात्रा में गंदे पदार्थ नदियों के पानी में प्रवाहित कर देते हैं। गांव में नदी तालाबों का उपयोग कपड़ा धोने और मवेशियों को नहलाने के लिए भी किया जाता है। यह जल प्रदूषण का एक कारण है। साथ ही कई जगहों पर शहरों के विभिन्न नालों का गंदा पानी भी नदी के पानी में ही गिरता है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित होता जाता है। हर एक शहर में मुख्य मार्गों और गली मोहल्लों में छोटे बड़े नाले बने होते हैं, जिससे घरों और सार्वजनिक स्थानों का गंदा पानी निकलता है। छोटी नालियां बड़े नालों में मिलती हैं तथा बड़े नालों के निकास का इंतजाम शहर के किसी कोने में बने बड़े गड्ढे में किया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए और पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की काफ़ी भागीदारी और भूमिका होती है, क्योंकि घर से जो भी कूड़ा निकलता है उसको ठीक जगह पर फेंकना और उस पर प्रॉपरली ब्लीचिंग करना, ये सब महिलाओं का ही काम है। और कूड़ा जो है यथास्थान फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उससे प्रदूषण फैलता है। घर से जो कूड़ा निकलता है उसको एक जगह पर फेंकना है। घर का जो गंदा पानी निकलता है वो बड़े नाले में जाए और उसकी सफाई करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कूड़ा या पॉलीथीन से नाला जाम हो जाता है और पानी इधर उधर फैलता है। इसलिए समय पर उसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है और उसमें ब्लीचिंग पाउडर डलवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस नाले में कीड़े होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। मगर अक्सर देखा जाता है कि घरों से कूड़े कचरे भी लापरवाही के साथ नालों में फेंक दिए जाते हैं, जिससे उसका निकास बाधित हो जाता है। नालों के निकास में पॉलीथीन सबसे बड़ा बाधक तत्व है। नालों में पानी जमा होने से गंदा पानी उपटकर गलियों और मुख्य मार्गों पर फैलता रहता है, जिससे नालों की बदबदाती गंदगी और बदबू उस मोहल्ले में बसने वाले लोगों की जिंदगी नारकीय बना देती है। इससे स्वच्छ वायु प्रदूषित होती जाती है।
नगर निगम अपने हिसाब से नालों की सफाई करता है, मगर लोगों की लापरवाही के कारण वह सफाई ज्यादा समय तक कायम नहीं रहती। नगरों में वायु और जल प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी भयंकर रूप लेता जा रहा है। अनेक प्रकार के वाहन, लाउड स्पीकर, बाजे एवं औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के साथ लगातार बढ़ती आबादी का शोर ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है। ध्वनि प्रदूषण से न केवल मनुष्य की श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, बल्कि उसके मस्तिष्क पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ता है। आज भारी मात्रा में वन संपदा हर रोज मनुष्य की सुविधाओं की भेंट चढ़ रही है। हरे भरे पेड़ हर रोज हजारों की संख्या में काटे जाते हैं और हमारे पलंग, सोफे और अन्य फर्नीचर में तब्दील होते जाते हैं। एक युवा कवि ने इस अमानवीय त्रासदी को अपनी संवेदना का स्वर कुछ इस प्रकार प्रदान किया है। वह जब पहली बार कटा था, मैं चलना सीख रहा था, मेरे लिए गाड़ी बनी थी। दूसरी बार कटा, घर की कुर्सियां बनी। तीसरी बार पलंग और सोफे। वह लगातार कटता गया और मेरे घर की कई सुविधाओं में बिखरता गया। मैं नहीं जानता मेरे घर की कुर्सियों में उसकी कौन सी बांह शामिल है, उसके जिस्म के किस हिस्से से बना है मेरा पलंग। मेरे पूर्वजों ने जब किन्हीं बड़े भोले क्षणों में यह पेड़ लगाया होगा, तब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा इसका यह हश्र। हमारी सुविधाओं में बिखरते हुए ये हरे भरे पेड़ जिस अनुपात में हर रोज घट रहे हैं, उतनी ही तेजी से मडरा रहा है हमारी धरती पर एक ऐसा अनदेखा भयावह खतरा जो एक दिन हमें ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी निगल जाएगा। एक हरा भरा पेड़ अपने आसपास के पूरे इलाके की वायु को शुद्ध करता है, हजारों जिंदगियों को स्वस्थ वायु प्रदान करता है, मगर मनुष्य की बढ़ती स्वार्थपरता ने उसे अंधा बना दिया है, जिस कारण वह अपने भयावह भविष्य की ओर देखना नहीं चाहता। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष हमारे अच्छे मित्र हैं। वृक्ष
हमारे अच्छे मित्र, वृक्ष हमारे अच्छे मित्र, वृक्ष लगाओ। मेरा ये मानना है, वैसे मेरे पास काफ़ी लड़कियां जो आती रहती हैं, पर्सनल बेसिस पे मैं उनको यही सिखाती हूँ कि कोई भी काम हम अपने पास से, अपने से शुरू करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। हम 10 लोगों को, बाहरी 10 लोगों को सिखाएंगे कि ऐसे रहो वैसे रहो, उससे अच्छा मैं मानती हूँ कि मैं खुद वैसे रहना शुरू करूँ, सफाई पे ध्यान रखूँ, प्रदूषण नहीं फैलने दूँ, तो शायद हम ज़्यादा इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लड़कियाँ आती हैं सीखने के लिए, जो भी करने के लिए, तो उनको मेरा ये बताना होता है कि अपने आसपास, अपने घर के आसपास जो हम कूड़ा फेंकते हैं या जो सफाई करते हैं, तो उससे ये ध्यान रखना है कि अपना तो हम साफ़ रखें ही, अपने आसपास का एरिया भी साफ़ रखें। अगर हर आदमी इंडिविजुअली इस चीज़ को मानने लग जाए, करने लग जाए, तो आधी सफाई तो हम ऐसे ही जीत लेते हैं। आधुनिकता की होड़ में पर्यावरण का नाश करना मानव जाति के लिए स्वयं के सर्वनाश को आमंत्रण देना है। आज विभिन्न प्रकार की पर्यावरण विरोधी स्थितियों एवं कई प्रकार के प्रदूषणों के बीच हमारा जीव जगत किस्तों में मरने को विवश है। इसलिए आज के इस विध्वंसक और विषैले वातावरण से बचाव के लिए हमें अपने प्राकृतिक जीवन स्थितियों के बीच लौटना होगा। वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। हमें स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनकी शरण लेनी ही होगी। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के वातावरण में पर्यावरण रोज़ बिगड़ता जा रहा है, प्रदूषण रोज़ फैलता जा रहा है। ज़रूरी है कि आम जनों को इसकी जानकारी कराई जाए ताकि लोग पर्यावरण का महत्व समझ सकें। हमारे यहाँ साक्षरता की कमी है, इसलिए लोग पर्यावरण का महत्व नहीं समझते हैं, जबकि रात दिन लोग पर्यावरण के प्रदूषण होने का शिकार हो रहे हैं। पर्यावरण के लिए सरकार रोज़ पहल करती है, सरकार इसके लिए काफ़ी सजग है, लेकिन आम लोग इसके प्रति सजग नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सरकार के प्रयास का बहुत सफलीभूत नहीं हो पा रहा है। अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो पर्यावरण निश्चित रूप से सुरक्षित होगा। गांव के लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता तो है, लेकिन संसाधन बहुत सीमित होने के कारण वह लोग नहीं समझ पाते हैं कि गांव के पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए। चूँकि जागरूकता होने के बावजूद वो हवा का रुख पहचान करके मौसम के बदलने का मिजाज समझ लेते हैं। गांव के लोग उमूमन कृषि पर आधारित होते हैं, और कृषि पर आधारित जो भी व्यक्ति हैं उनको पर्यावरण से बड़ा खास लगाव होता है। यदि उनको पर्यावरण के सुधार करने में उनसे पहल कराया जाए तो निश्चित रूप से पर्यावरण में सुधार काफ़ी बड़े पैमाने पर हो सकता है, क्योंकि गांव की आबादी 80% है और ये पर्यावरण को सुधारने में बहुत सहायक साबित होगा। आज वक्त की मांग के अनुसार वर्तमान समय के सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दों में पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है। केवल भारत ही नहीं, विश्व के सभी देश अपने तरीकों से इसके संरक्षण की चेष्टा में लगे हैं। लगातार विकसित होती नगरीय सभ्यता में पर्यावरण विनाश के खतरों को नियंत्रित करना दुरूह तो है, मगर दुस्साध्य नहीं। बच्चों को पढ़ाता हूँ और स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, तो मैं उन बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करता हूँ कि कम से कम हर बच्चे एक वृक्ष लगावें, और उनके साथ साथ मैं भी पर्यावरण के प्रति सजग हूँ, प्रदूषण न फैले इसकी शिक्षा मैं देता हूँ। आज कूड़े, कचरों, नाले और धुएं के अतिरिक्त बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण की भी परम आवश्यकता है। सरकार अपने विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से इसके नियंत्रण के प्रयास में लगी है, मगर हमें भी इसके कारगर प्रयास करने ही होंगे तथा इसके नियंत्रण में अपनी रचनात्मक भूमिका निभानी होगी।
तभी हम भविष्य के महाविनाश को रोक पाएंगे।